जरा कल्पना कीजिए मुंबई का एक बहुत ही भयानक ट्रैफिक जैम। बाहर भारी बारिश हो रही है, गाड़ियां बस रेंग रही हैं और बीच सड़क पर एक चमचमाती बिल्कुल नई लेक्सस कार खड़ी है, जो शायद पलक झपकते ही 0 से 100 की रफ्तार पकड़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन अभी वो इंच इंच आगे बढ़ने को मजबूर है। इस लेक्सस के अंदर एक 35 साल का युवक बैठा है। मान लेते हैं उसका नाम हैरी है। अब हैरी के पास हार्वर्ड की MBA डिग्री है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और वर्ली की 28वीं मंजिल पर एक आलीशान सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहता है। मतलब दुनिया की नजरों में उसने जीवन में सब कुछ पा लिया है। एग्जैक्टली। लेकिन उस लेक्सस के अंदर उन बंद शीशों के पीछे हैरी स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के मार रहा है और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा है। ये दृश्य अपने आप में एक बहुत गहरा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। देखिए, बाहर से देखने पर वो लेक्सस और वो जीवन शैली सफलता का चरम लग सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक इंसान पूरी तरह से टूट चुका है। बहुत बुरी तरह टूट चुका है। असल में हैरी उस नौकरी से नफरत करता है जिसे करने के लिए उसे हमेशा से मजबूर किया गया, और उसका वैवाहिक जीवन भी पूरी तरह से बिखर चुका है। उसकी पत्नी, जिससे उसने हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान प्रेम विवाह किया था, वो अब उससे तलाक मांग रही है। तो जब जीवन का बाहरी ढांचा इतना मजबूत और शानदार हो, लेकिन आंतरिक शांति पूरी तरह नष्ट हो चुकी हो, तो वो सारी सफलता बेमानी हो जाती है। सही कहा आपने। और यही विरोधाभास हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास की ऑडियो बुक जीवन के अद्भुत रहस्य के ट्रांसक्रिप्ट और सारांश के आधार पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन आखिर कैसे जिया जाए। और उन्होंने इस बाहरी सफलता और आंतरिक शांति के बीच के द्वंद्व को समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी है। वे जीवन की तुलना एक कार से करते हैं। राइट, 4 पहियों वाली कार। हाँ, एक ऐसी कार जिसके 4 पहिए हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे संबंध, हमारा कामकाज और समाज के प्रति हमारा योगदान। अगर इनमें से एक भी पहिए का संतुलन बिगड़ता है तो इंसान की हालत उस लेक्सस में रोते हुए हैरी जैसी हो जाती है। ये एनालॉजी इसलिए भी बहुत सटीक बैठती है क्योंकि एक कार कितनी भी महंगी क्यों न हो, अगर उसके पहियों में हवा का दबाव सही नहीं है तो न वो तेज चल सकती है और न ही सुरक्षित यात्रा दे सकती है। बिल्कुल। और हैरी की समस्या ये नहीं है कि उसकी कार खराब है, समस्या ये है कि उसके दिमाग में एक भयानक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दिमागी ट्रैफिक जैम। हाँ। और जब तक वो दिमागी ट्रैफिक जाम साफ नहीं होता, तब तक बाहरी दुनिया की कोई भी लग्जरी या उपलब्धि उसे खुशी नहीं दे सकती। इस आंतरिक जाम को साफ करने की शुरुआत कार के पहले पहिए से होती है, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है। तो मैं ये सोच रही थी कि जब इंसान के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, तब भी दिमाग इस जाम में क्यों फंसा रहता है? मतलब हम हमेशा उसी बात पर क्यों अटक जाते हैं जो गलत हो रही है? इसके पीछे ना इंसानी दिमाग की एक बहुत ही पुरानी प्रवृत्ति काम करती है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे नेगेटिविटी बायस या नकारात्मकता का पूर्वाग्रह कहा जाता है। गौर गोपाल दास इसे जीरे के दाने के बहुत ही सरल उदाहरण से समझाते हैं। जीरे का दाना? ये दिलचस्प लग रहा है। हाँ, वो बताते हैं कि एक बार भोजन करते समय उनके दांतों के बीच जीरे का एक छोटा सा दाना फंस गया। अब उनके मुंह में 31 दांत बिल्कुल साफ और स्वस्थ थे, लेकिन उनकी जीभ बार बार लगातार उसी एक दांत की तरफ जा रही थी जहां वो दाना फंसा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो हम सबके साथ होता है ना? हमारा दिमाग बिल्कुल इसी जीभ की तरह काम करता है। जीवन में चाहे 31 चीजें कितनी भी शानदार क्यों न चल रही हों, हमारा पूरा ध्यान हमेशा उस एक समस्या, उस एक नकारात्मक बात पर जाकर चिपक जाता है जो हमें परेशान कर रही होती है। हम बाकी सभी अच्छी चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो मानव विकास के क्रम से भी जुड़ा हुआ लगता है। मतलब आदि मानव के समय में दिमाग को हमेशा खतरों के प्रति सतर्क रहना पड़ता था कि कौन सा जानवर मुझ पर हमला कर सकता है। दिमाग अच्छी चीजों का आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवित रखने के लिए विकसित हुआ है। बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। लेकिन आज के आधुनिक जीवन में जब कोई जंगली जानवर हमारे पीछे नहीं भाग रहा, तब भी हमारा दिमाग उसी सर्वाइवल मोड में अटका रहता है। और इस लगातार चलने वाले दिमागी ट्रैफिक का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अपने आसपास मौजूद सुंदरता को महसूस करना ही बंद कर देते हैं। एकदम। जब दिमाग अंदरूनी शोर और चिंताओं से भरा होता है तो वो बाहर की किसी भी सकारात्मक चीज को रजिस्टर ही नहीं कर पाता। वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा किया गया एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग इस बात को बखूबी साबित करता है। क्या हुआ था उस प्रयोग में? जनवरी की एक ठंडी सुबह थी। वॉशिंगटन के एक व्यस्त मेट्रो स्टेशन पर
एक व्यक्ति सामान्य से कपड़े पहने बस जीन्स और टी शर्ट में खड़ा था। उसने अपना वायलिन निकाला और लगभग 45 मिनट तक दुनिया का सबसे जटिल और खूबसूरत शास्त्रीय संगीत बजाया। वायलिन मेट्रो स्टेशन पर? हाँ, और वो कोई आम संगीतकार नहीं था, वो जोशुआ बेल थे, जो उस समय दुनिया के सबसे महान वायलिन वादकों में से एक माने जाते थे। और जिस वायलिन को वो बजा रहे थे वो $3.5 मिलियन का दुर्लभ स्ट्रेडिवेरियस वायलिन था। $3.5 मिलियन का वायलिन और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार एक मेट्रो स्टेशन पर, और उस दौरान वहां से तो हजारों लोग गुजरे होंगे। बिल्कुल, लगभग 1000 से ज्यादा लोग उस मेट्रो स्टेशन से गुजरे। आमतौर पर जोशुआ बेल को सुनने के लिए लोग सैकड़ों डॉलर खर्च करते हैं और महीनों पहले टिकट बुक करते हैं। लेकिन उस दिन उस मेट्रो स्टेशन पर अपने रोजमर्रा के तनावों में उलझे उन लोगों में से केवल 7 लोग ही कुछ पल के लिए रुके। सिर्फ 7 लोग? ये तो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, बाकी सब बिना ध्यान दिए उस विश्व स्तरीय सुंदरता को पूरी तरह अनदेखा करते हुए वहां से निकल गए। ये कोई समय की कमी का मामला नहीं था, ये उसी जीरे के दाने पर अटके हुए दिमाग का परिणाम था, जो अपने ही शोर में इतना अंधा हो चुका था कि उसे सामने खड़ा चमत्कार दिखाई ही नहीं दिया। ये सच में एक आंखें खोल देने वाली घटना है। लेकिन जब इंसान इस हद तक अपने ही दिमाग में फंसा हो तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? उस पहले पहिए यानी व्यक्तिगत जीवन में संतुलन कैसे लाया जाए? इस दिमागी ट्रैफिक को साफ करने का सबसे प्रभावी और शायद एकमात्र तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास। और यहाँ कृतज्ञता का मतलब सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है। मतलब कोई सतही थैंक यू नहीं? बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए गंधर्विका नाम की एक 4.5 साल की बच्ची की बहुत ही मार्मिक घटना पर विचार करना होगा। गंधर्विका को बर्किट्स लिम्फोमा नाम का कैंसर डायग्नोस हुआ था। ये इंसानों में पाया जाने वाला सबसे तेजी से बढ़ने वाला ट्यूमर माना जाता है। 4.5 साल की बच्ची को कैंसर? ये कल्पना करना ही किसी बुरे सपने जैसा है। ये सचमुच किसी नर्क से कम नहीं था। जरा उस परिवार की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए। 6 महीने तक लगातार कीमोथेरेपी, तरह तरह के संक्रमण, बालों का झड़ना और बार बार आधी रात को बच्ची को लेकर अस्पताल भागना। घर पर उनके 2 और छोटे बच्चे थे जो अपनी मां के लिए तरस रहे थे। भगवान, हर दिन मौत का साया मंडरा रहा था उन पर। हाँ, ऐसी स्थिति में इंसान स्वाभाविक रूप से दुनिया का सबसे निराश और क्रोधित व्यक्ति बन सकता है। लेकिन यहीं पर मेरा एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, जब कोई परिवार इतने भयानक दर्द और त्रासदी से गुजर रहा हो तो क्या उनसे सकारात्मक रहने या कृतज्ञता महसूस करने की उम्मीद करना असंवेदनशीलता नहीं है? आज के समय में इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहा जाता है, यानी दर्द को झुठलाकर जबरदस्ती मुस्कुराने का दबाव डालना। कैंसर से जूझ रही बच्ची के माता पिता को कृतज्ञ होने के लिए कहना क्या क्रूरता नहीं है? यह एक बेहद जरूरी सवाल है और कृतज्ञता के असली अर्थ को समझना यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, गंधर्विका के माता पिता ने अपने दर्द को नहीं झुठलाया, उन्होंने कैंसर की वास्तविकता को स्वीकार किया। तो उन्होंने टॉक्सिक पॉजिटिविटी का सहारा नहीं लिया? बिल्कुल नहीं। कृतज्ञता का मतलब ये नहीं है कि हम तूफान को अनदेखा कर दें। इसका मतलब है तूफान के बीच एक ऐसा लंगर खोजना जो हमें बहने न दे। उस भयानक समय में गंधर्विका के माता पिता ने जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित किया जो उन्हें टूटने से बचा सकती थीं। जैसे कि उन्होंने देखा कि कैसे उनका समुदाय उनकी मदद के लिए आगे आया। उनके दोस्तों ने उनके बाकी दोनों बच्चों की देखभाल की। गंधर्विका के पिता ने रोज अस्पताल में घर का बना ताजा खाना पहुंचाया। एक दोस्त ने इलाज का एक बड़ा खर्च उठाने की पेशकश की और अस्पताल के स्टाफ ने गंधर्विका के जन्मदिन पर उसका कमरा गुब्बारों से सजाया। छोटी छोटी लेकिन बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। उन माता पिता ने इन छोटी छोटी बातों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। यहाँ जो समझने वाली सबसे गहरी बात है वो ये कि कृतज्ञता कोई प्राकृतिक भावना नहीं है जो अचानक आसमान से गिरती है। ये एक अभ्यास है। एग्जैक्टली, ये एक अभ्यास है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब इंसान रोजाना उन चीजों को लिखता है जिनके लिए वो आभारी है, तो वो अपने दिमाग की न्यूरल वायरिंग को बदल रहा होता है। वो उस जीरे के दाने से अपनी जीभ को हटाकर बाकी 31 दांतों पर ले जाने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। यह अभ्यास उन्हें उस नर्क से लड़ने की ताकत देता है। ये विश्लेषण बहुत स्पष्ट है। जब व्यक्तिगत जीवन यानी पहले पहिए में कृतज्ञता के जरिए स्थिरता आती है तो इंसान खुद से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोच पाता है। सही कहा। और यहीं से इस यात्रा का रुख दूसरे पहिए की तरफ मुड़ता है, यानी हमारे संबंध। क्योंकि जब इंसान अंदर से इतना अशांत और कुंठित होता है तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगी
और अक्सर ये उनके सबसे करीबियों पर निकलती है। इसे मनोविज्ञान में विस्थापित आक्रामकता या डिस्प्लेस्ड एग्रेशन कहा जाता है। हम इंसान अपनी प्रवृत्तियों या आदतों को अलग अलग खानों में बांटकर नहीं रख सकते। अगर हमारे अंदर गुस्सा या असंवेदनशीलता है तो वो हर जगह झलकेगी। इसका कोई उदाहरण है जो हम समझ सकें? हाँ, इसका एक बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण गौर गोपाल दास के आश्रम के शुरुआती दिनों से मिलता है। जब वे युवा थे और आश्रम में नए थे तो उन्हें अपने कपड़े खुद धोने पड़ते थे। एक दिन वे किसी बात पर बहुत कुंठित और जल्दी में थे। कपड़े धोते समय फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने वहां रखी एक प्लास्टिक की बाल्टी को जोर से ठोकर मार दी। एक निर्जीव प्लास्टिक की बाल्टी को ठोकर मारना बहुत ही सामान्य सी बात लगती है। हम सबने कभी न कभी गुस्से में दरवाजा जोर से बंद किया या किसी चीज को पटका है। देखने में ये बहुत छोटी बात है, लेकिन वहां खड़े एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी ने उन्हें रोका और जो बात कही वो मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सच है। उन्होंने समझाया कि जो इंसान निर्जीव वस्तुओं के साथ ऐसा हिंसक और असभ्य व्यवहार करता है वो धीरे धीरे इस व्यवहार को सामान्य मान लेता है। अच्छा, तो बाल्टी से बात शुरू होकर इंसानों तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। अगर आप एक प्लास्टिक की बाल्टी का सम्मान नहीं कर सकते तो आपके दिमाग के लिए किसी इंसान का अपमान करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रवृत्तियां इंसान और निर्जीव वस्तु में भेद नहीं करती। जो असंवेदनशीलता बाल्टी पर दिखाई गई वो एक दिन करीबी रिश्तों पर भी हावी हो जाएगी। ये विचार सच में डराने वाला है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे बर्ताव हमारी पूरी शख्सियत को कैसे आकार दे रहे हैं। और रिश्तों में इस संवेदनशीलता की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हमें किसी करीबी को उसकी गलती बतानी हो। किसी को ये बताना कि वो गलत है अक्सर झगड़े का कारण बन जाता है। धारात्मक प्रतिक्रिया या करेक्टिव फीडबैक कहते हैं। ये किसी भी रिश्ते का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। इसे सही तरीके से कैसे किया जाए इसे समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारी और मनोवैज्ञानिक रूप से सटीक कहानी जैक और जिल की है। जैक और जिल। हाँ, जिल पेशे से एक शेफ है और वो अपने पति जैक के लिए एक खास सूप बनाती है। जैक पूरे दिन ऑफिस के काम से बहुत थका हुआ घर लौटता है और सूप पीने बैठता है, लेकिन जैसे ही वो पहला घूंट लेता है उसे एहसास होता है कि जिल सूप में नमक डालना भूल गई है। अब यहाँ एक सामान्य थके हुए व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या होती? वो शायद चिल्लाता कि मैं दिन भर गधों की तरह काम करके आता हूँ और तुम एक शेफ होकर भी सूप में नमक डालना भूल गई, और वहीं से एक बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता। बिल्कुल, एक भयानक झगड़ा। लेकिन जैक ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी प्रतिक्रिया को हावी नहीं होने दिया। जैक ने बहुत ही प्यार से चम्मच में थोड़ा सा सूप लिया और मुस्कुराते हुए जिल की तरफ बढ़ाया। उसने कहा, बहुत दिन हो गए तुम्हें अपने हाथों से कुछ खिलाए हुए, और तुम भी इसे चखो। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका था, है ना? जिल ने जैसे ही सूप चखा वो तुरंत समझ गई। वो अपनी जगह से उछल पड़ी और बोली, हे भगवान, मैं तो इसमें नमक डालना ही भूल गई। जैक को एक भी कठोर शब्द नहीं कहना पड़ा और जिल को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। इस कहानी को सुनते हुए मुझे एक सर्जिकल प्रक्रिया की याद आ रही है। किसी को उसकी गलती बताना एक सर्जरी की तरह है। वो कैसे? जब कोई सर्जन शरीर में चीरा लगाता है तो वो सबसे पहले मरीज को एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा देता है ताकि दर्द न हो। रिश्तों में ये एनेस्थीसिया प्यार और प्रशंसा का होता है। यदि बिना इस एनेस्थीसिया के सीधे किसी की कमियां निकाली जाएं, तो वो फीडबैक सुधार की तरह नहीं बल्कि चाकुओं के वार की तरह लगता है। सामने वाले का दिमाग तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। ये एक बहुत ही सशक्त एनालॉजी है और इसी मनोवैज्ञानिक सर्जरी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए करने के लिए 4 बहुत ही स्पष्ट नियम है जिन्हें फीडबैक देने से पहले हमेशा खुद से पूछना चाहिए। वो 4 नियम क्या है? पहला नियम, क्या मैं ये बात कहने के लिए सही व्यक्ति हूं? हर रिश्ते में इतनी गहराई नहीं होती कि हम किसी को सुधार सकें। दूसरा नियम, क्या मेरा इरादा सही है? क्या मैं सच में सामने वाले की मदद करना चाहता हूं या सिर्फ अपना अहंकार संतुष्ट करने के लिए उसे नीचा दिखाना चाहता हूं? ये दूसरा बिंदु बहुत चुभने वाला है। कई बार लोग सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए फीडबैक का सहारा लेते हैं। एकदम। और तीसरा नियम है, क्या मेरा तरीका सही है? जैसे जैक का तरीका एकदम सही था, उसने सीधे हमला करने के बजाय एक रचनात्मक तरीका चुना। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, क्या ये सही समय है? सही समय मतलब? अगर सामने वाला इंसान पहले से ही बहुत परेशान है या आप खुद बहुत गुस्से में हैं, तो वो फीडबैक देने का सबसे बुरा समय है। थके हुए और गुस्से वाले दिमाग से निकले शब्द कभी रिश्ते नहीं सुधार सकते। बहुत खूब। तो व्यक्तिगत जीवन में कृतज्ञता और रिश्तों में सही संवाद स्थापित करने के बाद हमारी कार के 2 पहिए संतुलित हो जाते हैं। लेकिन दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, औसतन जीवन के लगभग 90,000 घंटे इंसान अपने कार्यस्थल पर बिताता है।
काम और करियर हमारी कार का तीसरा पहिया है। हाँ, और अक्सर यही वो जगह होती है जहां सबसे ज्यादा दिमागी जाम लगता है। काम का बोझ नहीं, बल्कि अंधी दौड़, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या होती है। जब महत्वाकांक्षा नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वो एक जहरीले माहौल को जन्म देती है, जिसे हम आजकल टॉक्सिक वर्क प्लेस कहते हैं। बिल्कुल। इस स्थिति को समझाने के लिए जैमिन नाम के एक फैशन फोटोग्राफर की घटना बहुत प्रासंगिक है। जैमिन एक मैगजीन के लिए काम करता था। वो बहुत प्रतिभाशाली था और उसकी अपनी एक समर्पित टीम थी। उसकी कला और उसके काम करने के आजाद तरीके को काफी सराहा जाता था। लेकिन अक्सर कार्यस्थलों पर किसी की सफलता दूसरों की आंखों में चुभने लगती है। वही जैमिन के साथ हुआ। उसकी ही टीम की एक स्टाइलिस्ट और ऑफिस की एचआर मैनेजर जैमिन की आजादी और सफलता से बुरी तरह जलने लगी। ये एक स्कैर्सिटी माइंडसेट या अभाव की मानसिकता थी। स्कैर्सिटी माइंडसेट? हाँ, मतलब उन्हें लगता था कि अगर जैमिन सफल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पीछे छूट रही हैं। ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उस स्टाइलिस्ट ने कई बार जैमिन के लैपटॉप में घुसकर उसका महत्वपूर्ण काम डिलीट कर दिया। ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। और जब जैमिन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और शिकायत की तो एचआर मैनेजर ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जैमिन को ही गलत ठहरा दिया। ये तो सरासर मानसिक प्रताड़ना है और ऐसी स्थिति अक्सर कई ऑफिसों में देखने को मिलती है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जैमिन के लिए वहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया और उसे इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके जाने के बाद उन दोनों ने मिलकर सर्वर से जैमिन का पूरा पोर्टफोलियो, उसके सालों की मेहनत का पूरा बैकअप हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। हे भगवान, ये इस बात का भयानक उदाहरण है कि ईर्ष्या इंसान को कितना अंधा और क्रूर बना सकती है। इस कहानी को सुन के किसी का भी खून खोल सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल आता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे भयानक और जहरीले माहौल में फंसा हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या आध्यात्मिकता या सहनशीलता के नाम पे बस चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए और अत्याचार सहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सहनशीलता का मतलब अत्याचार को बढ़ावा देना नहीं होता। अगर कार्यस्थल पूरी तरह से एक टॉक्सिक जोन बन चुका हो, जहां आपके काम और आपके मानसिक स्वास्थ्य को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो वहां से बाहर निकलना यानी अपनी नौकरी बदलना ही सबसे तार्किक और सही कदम है। मतलब खुद को जहर से बचाना जरूरी है। हाँ, लेकिन एक व्यापक स्तर पर हमें प्रतिस्पर्धा के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। खुली सोच वाले और संकीर्ण सोच वाले लोगों में यही सबसे बड़ा फर्क है। संकीर्ण सोच वाले लोग एक जीरो सम गेम में विश्वास करते हैं। जीरो सम गेम मतलब किसी की हारी मेरी जीत है। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि ऊपर जाने के लिए दूसरों को नीचे खींचना जरूरी है, लेकिन खुली सोच वाले लोग खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं। खुद से प्रतिस्पर्धा करने का ये विचार मुझे हॉलीवुड अभिनेता मैथ्यू मैककॉनॉहे के उस मशहूर ऑस्कर भाषण की याद दिलाता है। वो भाषण बहुत ही शानदार था। हाँ, जब मैथ्यू को ऑस्कर मिला तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया। जब वे 15 साल के थे तो किसी ने उनसे पूछा कि उनका असली हीरो कौन है। मैथ्यू ने जवाब दिया, मेरा हीरो मैं खुद हूँ 10 साल बाद। जब वे 25 के हुए तो किसी ने फिर वही सवाल पूछा कि क्या अब तुम अपने हीरो बन गए हो? हाँ। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, नहीं, मेरा हीरो अब 35 का हो गया है। ये एक बहुत ही परिपक्व मनोवैज्ञानिक स्थिति है। उनका हीरो हमेशा उनसे 10 साल आगे रहता है। इसका मतलब है कि वे किसी और को पछाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर दिन अपने ही पिछले स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही दर्शन दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक एप्पल के डीएनए में भी है। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे कि अगर एप्पल ये देखने में लग गया कि माइक्रोसॉफ्ट या अन्य कंपनियां क्या कर रही हैं, तो उसकी अपनी रचनात्मकता मर जाएगी। एप्पल की प्रतिस्पर्धा हमेशा खुद एप्पल से रही है कि कैसे अपने ही पिछले उत्पाद से कुछ बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल सही। जब फोकस खुद पर होता है तो ईर्ष्या के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो अब हमारी कार के 3 मुख्य पहियों पर बात हो चुकी है। हमारा शांत व्यक्तिगत जीवन, हमारे सुलझे हुए संबंध और ईर्ष्या से मुक्त हमारा कामकाजी जीवन। इसके साथ ही चौथा पहिया जुड़ता है, जो है समाज के प्रति हमारा योगदान। तो अब हमारी कार लगभग तैयार है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार कार है जिसके चारों पहिए एकदम सही हैं, हवा का दबाव बिल्कुल सटीक है। लेकिन अगर उस कार में स्टीयरिंग व्हील ही ना हो तो वो कार कहाँ जाएगी? बिना स्टीयरिंग व्हील के तो कार बस गोल गोल घूमती रहेगी या फिर किसी दीवार से जाके टकरा जाएगी। बिल्कुल। और जीवन की इस कार में वो स्टीयरिंग व्हील है आध्यात्मिकता और सेवा का भाव। आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये वो दिशा है जो हमारे अस्तित्व को एक गहरा उद्देश्य देती है।
और इस स्टीयरिंग व्हील के महत्व को समझने के लिए हमें वापस हैरी की कहानी पर लौटना होगा। वही हैरी जो कहानी की शुरुआत में अपनी महंगी लेक्सस में फंसा हुआ रो रहा था, जिसकी शादी टूट रही थी और जो अपने करियर से नफरत करता था। हाँ, वही हैरी। हैरी और उसकी पत्नी लालिता तलाक लेने के बिल्कुल कगार पर थे। दोनों एक दूसरे की कमियां निकालने में इतने उलझे हुए थे कि उनका रिश्ता पूरी तरह से एक बोझ बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन वे अस्पताल में होते हैं। अस्पताल, जिसे आमतौर पर दुख और बीमारी की जगह माना जाता है, वहां उन्हें एक ऐसी खबर मिलती है जो उनके जीवन का पूरा गुरुत्वाकर्षण बदल देती है। क्या खबर मिलती है उन्हें? डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ललिता गर्भवती है। अरे वाह! और ये खबर उस टूटते हुए रिश्ते को पूरी तरह से थाम लेती है। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उनके बीच के सारे मतभेद अचानक जादुई तरीके से खत्म हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब तक वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर लड़ रहे थे। उनकी नजरें सिर्फ एक दूसरे की कमियों पर थीं। तो फिर क्या बदला? एक नए जीवन के आने की खबर ने उन दोनों को एक समान उद्देश्य दे दिया। अब वे एक दूसरे की तरफ देखने के बजाय एक साथ आगे की तरफ देखने लगे। उनका अहंकार, जो अब तक मुझे क्या मिल रहा है पर अटका था, वो अचानक हम इस नए जीवन को क्या दे सकते हैं में बदल गया। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। किसी दूसरे जीवन की सेवा करने का ये उद्देश्य ही वो स्टीयरिंग व्हील था जिसने उनकी भटकती हुई कार को एक स्पष्ट दिशा दे दी। तो अगर इस पूरे गहन विश्लेषण का सार निकाला जाए तो बात यहाँ आकर ठहरती है कि जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वो बहुत जल्दी खालीपन का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम अपनी छोटी छोटी चिंताओं और असुरक्षाओं से बाहर निकलकर किसी बड़ी चीज से जुड़ते हैं, चाहे वो कोई सामाजिक कारण हो, ईश्वर की भक्ति हो या हैरी और ललिता की तरह एक नए जीवन का पालन पोषण हो, तो हमारे जीवन रूपी कार को जमीन पर सही पकड़ या कहीं ट्रैक्शन मिल जाता है। हमारी सारी ऊर्जा जो पहले फ्रस्ट्रेशन में बर्बाद हो रही थी, वो एक सार्थक दिशा में बहने लगती है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। और जीवन के इस पूरे फलसफे में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि संतुलन कोई अंतिम मंजिल नहीं है। ये कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहां एक बार पहुंच गए तो हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। ये बिल्कुल कार चलाने जैसा ही है। अगर सड़क खराब है तो आपको स्टीयरिंग को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी करियर के पहिए को ज्यादा ध्यान और समय की जरूरत होती है, तो कभी परिवार और सेहत के पहियों को। ये अलाइनमेंट जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक सक्रिय चुनाव है जो हमें हर दिन करना पड़ता है। यह चर्चा सच में बहुत सी चीजों पर नजरिया बदलने वाली रही है। कैसे हम अपनी ही बुनी हुई उलझनों में फंसे रहते हैं और समाधान असल में हमारी सोच को थोड़ा सा शिफ्ट करने में छिपा होता है। अब इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। हमने शुरुआत में उस दिमागी ट्रैफिक जैम की बात की थी जहां अक्सर इंसान फंसा रहता है। सोचने वाली बात है, अगर आज इसी पल किसी इंसान के दिमाग का वो सारा ट्रैफिक जैम पूरी तरह से साफ हो जाए, कोई असुरक्षा ना बचे, भविष्य का कोई डर ना हो, करियर की कोई अंधी दौड़ ना हो और किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना हो, तो वो कार जाएगी कहाँ? बिल्कुल, तो वो कौन सी पहली और सबसे सार्थक मंजिल होगी जिसकी तरफ इंसान अपनी इस जीवन रूपी कार को चलाना चाहेगा? बस इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।